दोस्तों नमस्कार। भारत की आजादी के बाद जितने भी चुनाव हुए, आपने किसी भी चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनते हुए देखा नहीं होगा। आपने किसी भी चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, यह आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। और खास तौर से जब चुनाव का ऐलान इस देश में हो चुका हो, उसके बाद चुनाव आयोग की भूमिका और सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस देश की सत्ता, सियासत और चुनाव के पूरे खेल को क्या पलट सकते हैं, ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। तो क्या राजनीतिक तौर पर इस देश में जैसे ही विपक्ष कमजोर हुआ और विपक्ष के तौर पर सबसे पुराने राजनीतिक दल यानी कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई कि वह छत्रपों के सामने झुकती हुई और समझौते करते हुए नजर आई। इस देश के छत्रप भी जांच एजेंसियों से डरे और सिटके हुए नजर आए। और इसी दौर में सत्ता की ताकत इस देश के भीतर लोकतंत्र के स्तंभों को अपने हथेली पर नचाने लगी। और शायद क्या इसीलिए चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में एक बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। क्योंकि इस देश के भीतर में जब आप चुनाव आयोग का नाम लेंगे तो चाहे अनचाहे इस देश के लोग जिन्होंने चुनाव आयोग की पूरी कार्यशैली को देखा समझा है, तो उनके जहन में टीएन शेषन का नाम आ जाएगा। टीएन शेषन जो मुख्य चुनाव आयुक्त जब रहे, तो उन्होंने ना सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिशियन, सही मायने में चुनाव के वक्त हर किसी के लिए एक बराबर की लकीर खींची और यह आज भी याद किया जाता है। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट का इस दौर में नाम लेंगे तो लोगों के जहन में चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई याद आ ही जाएंगे। और लोग यह कल्पना कर नहीं पाते हैं कि कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद सरकार द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्य के तौर पर रिटायरमेंट के चंद महीनों के भीतर चला जाए। इसके बाद तो उनके दौर में दिए गए हर फैसले को लेकर सवालिया निशान लगेंगे और राजनीतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी सत्ता द्वारा मैनेज हो सकते हैं, यह सवाल तो जरूर उठेगा। लेकिन आज की तारीख में 2024 में ना तो टीएन शेषन है और ना ही रंजन गोगोई है। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ हैं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री खुले तौर पर ना सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया गया जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि 3 व्यक्तियों का पैनल जो निर्धारित करे, उसमें प्रधानमंत्री भी रहें, विपक्ष का नेता भी रहे और देश के चीफ जस्टिस भी रहे। लेकिन संसद ने अपनी ताकत दिखाई, देश की सत्ता ने अपनी अनुकूल परिस्थितियों की लकीर खींची और एक झटके में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उस पैनल में जो एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, उन्होंने तय करना शुरू किया। और इस बार चुनाव ऐलान के महज 30 घंटे पहले, 30 आवर्स, 30 घंटे पहले 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई और वो प्रधानमंत्री ने की और उस पर विपक्ष के नेता ने आपत्ति की। लेकिन कोई मायने नहीं रखता है, संसद से निर्णय लिया गया तो उसके बाद ये प्रधानमंत्री के हक में था। लेकिन आज सवाल एकदम अलग है। सवाल यह है, इस देश के भीतर में चुनाव ऐलान के बाद क्या वाकई चुनाव आयोग की भूमिका जो निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए और बहुत पारदर्शिता के साथ हर किसी के लिए एक बराबर प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए, वो नहीं दे रही है। और क्या वाकई चुनाव ऐलान के बाद एक निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उसने मौजूदा सरकार की जो केंद्र में बैठी हुई है उसके निर्णयों पर ना सिर्फ उंगली उठा दी, बल्कि गवर्नेंस के तौर तरीके और उस गवर्नेंस से लेकर चुनाव कराने और चुनाव की बिसात बिछाने तक को लेकर पलटने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में आकर टिक गई है। क्योंकि इस दौर में सारे फैसले राजनीतिक माने जाते हैं। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप भारत की राजनीति के पुराने पन्नों को भी पलटिएगा तो चुनाव के वक्त और खास तौर से ऐलान के बाद इस देश में चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो,
दोनों की परिस्थितियों का आकलन ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1975 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी उस वक्त के प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला दिया, तो उस वक्त इंदिरा गांधी चुनाव मैदान में नहीं गई, उन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगा दी। लेकिन इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो न्यायपालिका मायने नहीं रख रही थी, उस वक्त मुद्दा इमरजेंसी थी और उसी के आश्रय इस देश में राजनीतिक सत्ता पलट गई। अगर आपको याद आता है तो बफोर्स कांड का जो पूरा काल है उसको भी याद कर लीजिए। उस दौर में भी मुद्दा सीबीआई जरूर बनी, सरकार जरूर बनी, उसके निर्णय जरूर बने, लेकिन चुनाव के वक्त सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग की भूमिका आपको इस संदेहास्पद या ऐसे फैसलों के आश्रय नजर नहीं आई होगी। लेकिन 2024 के चुनाव में सब कुछ है। और देखना है तो याद कीजिए, बीते दिनों जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौर में 2G घोटाला और कोयला स्कैम जो हुआ था उसको लेकर बीजेपी विपक्ष की भूमिका में थी। तो वह किस मुद्दों को उठा रही थी? वह सीएजी की रिपोर्ट को उठा रही थी, सरकार पर निशाना साध रही थी। उस दौर में भी चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं दे रही थी, या चुनाव आयोग की भूमिका को उस वक्त कांग्रेस ने प्रभावित नहीं किया था। तो क्या 2024 के चुनाव में चुनाव ऐलान के बाद अगर एक एक करके आप परिस्थितियों को समझें तो शायद ये अपने तरीके का बिल्कुल अलग चुनाव है। एक एक पायदान आज आप चढ़ते चले जाइए और समझने की कोशिश कीजिए यह चुनाव क्यों इस देश के लोकतंत्र और संविधान से जाकर जुड़ गया है। जिन 3 फैसलों का जिक्र इस दौर में खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुआ है, उसने सरकार के निर्णय, सरकार की राजनीतिक रणनीति और इस दौर में चुनाव आयोग की भूमिका, इन तीनों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और इन तीनों सवालों के अक्स तले पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस देश में चुनाव जीतने के लिए सत्ता इस देश की व्यवस्था पर हावी हो गई है। हम एक एक मुद्दों को खोलें उससे पहले हमें लगता है आज जब राहुल गांधी वायनाड में पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया तो उसके बाद पत्रकारों की टीम ने उनसे कहा अब तो कुछ कह दीजिए। उन्होंने महज 30 सेकंड का वक्त लिया और खुले तौर पर इस चुनाव में संविधान, लोकतंत्र और मौजूदा मोदी सरकार को कटघरे में इन परिस्थितियों के साथ खड़ा कर दिया कि दरअसल यह चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। ध्यान दीजिए तो 3 दिन पहले राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में इसी तरीके से मुद्दा उठाकर इस देश के चुनाव को फिक्स करने का आरोप मौजूदा सरकार पर लगाया और मौजूदा सरकार के नुमाइंदे के तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप पुरी इलेक्शन कमीशन भी पहुंचे। उन्होंने क्या कहा और जो कहा उसके क्या मतलब है, उससे पहले एक क्षण के लिए जरा सोचिए चुनाव ऐलान के बाद के 3 फैसले। पहला बड़ा फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इस देश के भीतर में पॉलिटिकल फंडिंग की न सिर्फ कलई खोल दी बल्कि नेक्सस कैसे कॉरपोरेट और सत्ता का काम करता है और चुनाव दर चुनाव यह देश में चुनाव महंगा क्यों होते चला जा रहा है और पैसे की जरूरत पॉलिटिकल पार्टी को क्यों होती है और पॉलिटिकल पार्टी उसकी एवज में कॉरपोरेट को क्या देती है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकलकर इस दौर में सामने आ गया। और उस इलेक्टोरल बॉन्ड को जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, उसके बाद भी केंद्र सरकार ने जनवरी और फरवरी में जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट द्वारा करार दिया जा चुका था, उसके बाद भी 8,000 करोड़ से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई ने छापे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की इजाजत थी, क्योंकि पीएमओ की इजाजत थी।
और उसका भी बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते में गया। यानी एक ऐसा पर्चा जो असंवैधानिक है, बावजूद इसके वह असंवैधानिक परिस्थिति भी जारी रही तब तक जब तक उस पर खुले तौर पर रोक लगाने का ऐलान नहीं हो गया। तो यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूदा राजनीतिक सत्ता के माथे पर शिकन पैदा कर देते हैं? क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं, इसी दौर में ध्यान दीजिए तो ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग से कहा कि वीवीपैट 100% क्यों नहीं हो सकता है, आप इसका जवाब दीजिए। और अलग अलग पॉइंट में 4 मुद्दे सामने रखे कि आखिर वोटर को यह हक क्यों नहीं है, वह जिसे वोट दे रहा है वो पर्ची देखे और उस पर्ची से निकली हुई पर्ची को वो अपने हाथों और आंखों में देखकर उसके बाद वो बॉक्स में डाले। इसके बाद जो मशीन का शीशा तक बदल दिया गया, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए और जस्टिस गवाई ने जो नोटिस भेजा उसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से आया नहीं है। तो अगला सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्या चुनाव आयोग अगर अपना ढीला ढाला रवैया जारी रखेगा? खास तौर से सवाल चुनाव का है, सवाल चुनाव के जरिए इस देश में लोकतंत्र का है और चुनाव देते वक्त वोटर के भीतर भी सवाल है और पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर भी सवाल है। तो फिर चुनाव आयोग है किस लिए? और चुनाव आयोग भी इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर चलता है और उसका काम चुनाव के वक्त तो ज्यादा गंभीरतापूर्ण होता है और जहां पर उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख कहीं मायने रखती है। तो क्या इस दौर में वह भी गायब हो गया? या फिर इस परिस्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं दिया तब वो कोई बड़ा फैसला ले लेगा क्या? यह भी सवाल है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के चुनावों के भीतर ईवीएम में 100% वीवीपैट की व्यवस्था करा देगा? क्योंकि उसको लेकर चुनाव आयोग का तो एक ही सवाल था कि वक्त बहुत लगेगा। तो वक्त बहुत लगेगा तो क्या लोकतंत्र को हाशिए पर ढकेल दिया जाए? यह सवाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए नोटिस के भीतर छुपा हुआ तो है, क्योंकि उस नियम कायदे को बदलने का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बोला है जवाब दीजिए, जो आपने अगस्त 2023 में बदल दिया था। तीसरी बड़ी बात है कि राजनीतिक तौर पर ईडी का उपयोग और ईडी के जरिए इस देश में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, विपक्षी नेताओं में भी सांसदों तक की गिरफ्तारी, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो मामला आया तो उसने जमानत दे दी संजय सिंह को। यह परिस्थिति इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर इससे पहले निचली अदालत और हाईकोर्ट तक क्यों संभव नहीं है? आपके जहन में यह सवाल यहां पर हो सकता है कि राहुल गांधी का मामला भी तो इसी तरीके से निचली अदालत और हाईकोर्ट में खारिज हो गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब वो मामला गया तो फिर राहत मिल गई राहुल गांधी को और एक झटके में उनकी सांसदी जो छीन ली गई थी, दिल्ली का सरकारी बंगला जो छीन लिया गया था, वो तमाम चीजें वापस लौटानी पड़ गई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एकमात्र आस और उम्मीद के तौर पर इस देश के राजनीतिक चुनाव के वक्त सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है और उसका हर फैसला मौजूदा सरकार को डरा रहा है? यह हो सकता है, इससे इनकार कोई करेगा नहीं, क्योंकि फैसले दर फैसलों को देखिएगा तो राहुल की सजा वाला मसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति भर का मसला नहीं है। दिल्ली सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिए थे वो पूरे पावर संसद में विधेयक लाकर एलजी को सौंप दिए गए थे। ये कौन सी स्थिति है? उस दौर को याद कीजिएगा तो शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर कहा था कि राज्यपाल की भूमिका उस दौर में असंवैधानिक थी। यानी राज्यपाल जो संवैधानिक पद पर है और वो राष्ट्रपति का नुमाइंदे के तौर पर किसी राज्य का राज्यपाल होता है, वह भी असंवैधानिक कार्य राजनीतिक सत्ता के लिए कर सकता है। यह तो खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट में मामला उठा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद माथे पर शिकन फिर राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली में थी उसके माथे पर आ गई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला इस दौर में सरकार को डरा रहा है कि 2024 को लेकर उसने जो बिछात बिछाई, उस बिछात का मतलब तो यही है कि इस देश की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर अगले बरस हो जाएगी 2025 तक और उसके बाद 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। इन सपनों के आसरे इस देश में सरकार भी चल रही है और चुनाव आयोग खामोशी भी बरतता है, सुप्रीम कोर्ट फैसले भी दे रहा है और ये तमाम परिस्थितियों के बीच जनता कहां पर खड़ी है और उसका अपना वोट कहां पर खड़ा होगा, यह भी कोई सवाल है।
जरा इन सवालों के अक्स तले याद कीजिए जिसका हम जिक्र इससे पहले कर रहे थे कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जब रामलीला मैदान में पूरे चुनाव को ही फिक्स करार दे दिया तो उसके बाद बीजेपी के नेता और कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप पुरी पहुंचे इलेक्शन कमीशन कई नेताओं के साथ। बाहर निकलकर उन्होंने क्या कहा, ये सारे सवाल उन्होंने उठा दिए और ये कहते हुए उठा दिए ये सारे सवाल कोई मायने नहीं रखते हैं। 2 दिन पहले की ही बात है जब वो कह रहे थे चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े होकर। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने कई मुद्दे रखे। राहुल गांधी जी ने कई ऐसी बातें की जो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और इनकी अगर इम्प्लीकेशंस देखिए जो उन्होंने कहा वो और भी सीरियस है। उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है। आप सब क्रिकेट गेम के साथ फेमिलियर है। फिक्स्ड मैच क्या होता है कि अंपायर भी आपका होता है और जो है ना मैच का जो नतीजा है वो पहले से ही तय कर दिया गया हुआ। इन्होंने और क्या कहा कि केंद्रीय सरकार ने अपने लोग बैठा दिए हैं इलेक्शन कमीशन में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर चुनाव जीता नहीं जा सकता। अब श्री राहुल गांधी जी को यह पूछना चाहिए कि जब आपकी पार्टी कुछ ऐसे राज्यों में सफल रही उस समय क्या कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी? और ये ईवीएम्स की जो बात है ये कई बार उठाई जा चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इसका मजाक उड़ाया है और बोला कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है एंड देयर इज नो एविडेंस। जाहिर है इस कड़ी में मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा मामला 2 मुख्यमंत्रियों का जेल में बंद होना भी है। उसमें एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। अब अगर हाईकोर्ट उन्हें जमानत नहीं देती है तो जाहिर है यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त राहुल गांधी का मामला गया था। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस दौर में जो भी सुनवाई अदालतों में होती है उसमें निचली अदालतों में सरकार के अनुकूल की परिस्थितियां हैं? ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट इस देश में संविधान के हिसाब से व्याख्या करती है तो वो फैसला पलट देती है। तो क्या इस देश के भीतर जो भी निर्णय राजनीतिक तौर पर लिए जा रहे हैं वो कानून संगत नहीं है? ये सारे सवाल किसी के जहन में भी आ सकते हैं और आज तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में आज जो सुनवाई चल रही थी, हमको लगता है उस सुनवाई का एक छोटा सा हिस्सा जरूर आपको सुनना चाहिए जिससे यह बात और सामने आएगी कि हर फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों मायने रख रहा है और इस दौर में चुनाव आयोग की खामोशी सत्ता अनुकूल क्यों लग रही है। क्योंकि रामलीला मैदान में बकायदा विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने सारी गुहार तो चुनाव आयोग से लगाई कि आप ही हैं जो हमारा बैंक फ्रीज जो किया गया उसको आप खुलवाइए, आप ही हैं जो ईडी और सीबीआई जो गिरफ्तारी कर रही है उसको आप रोक लें, आप ही हैं जो प्लेइंग लेवल फील्ड सबके लिए बराबर दे सकते हैं। तो क्या यह सब कुछ नहीं दे रहा है चुनाव आयोग? और चुनाव आयोग की भूमिका इस दौर में सत्ता के अनुकूल हो चली है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जैसे ही संविधान की किताब खोलता है वैसे ही इस देश में निचली अदालत या हाईकोर्ट के फैसले एक झटके में बदल जाते हैं। तो यह कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि आज सुनवाई के वक्त जब केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि लेवल प्लेइंग को ध्यान में रखते हुए यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल है जो लोकतंत्र का हिस्सा है, इससे हमारा मूलभूत ढांचा बनता है और केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह निश्चित हो गया है कि वह लोकतांत्रिक गतिविधियों में नहीं शामिल हो पाएंगे, यानी चुनाव की पूरी प्रक्रिया से उन्हें बाहर रखने की परिस्थिति है। और इसके आधार क्या है? उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहला सम्मन अक्टूबर 2023 को भेजा गया और गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई। इससे दुर्भावना की बू आती है, इससे हमारा मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। मैं राजनीति की नहीं बल्कि कानून की बात कर रहा हूं और गिरफ्तारी की टाइमिंग की इशारा करता है कि दरअसल यह सब कुछ असंवैधानिक है। अब ध्यान दीजिए, इस पर ईडी की तरफ से जो एएसजी राजू थे
उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि मान लीजिए कोई इलेक्शन से 2 दिन पहले मर्डर कर देता है, क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या उसकी गिरफ्तारी मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाएगी? आप मर्डर कहेंगे और कहेंगे उसके बाद कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे मूलभूत ढांचे को नुकसान होगा। इसके बाद एसजी राजू ने कहा कि अपराधी और आरोपी यह नहीं कह सकते हैं कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह चुनाव है। तो यह हास्यास्पद है। इससे तो अपराधियों को खुलेआम घूमने का लाइसेंस मिल जाएगा। तो हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। हमारे पास व्हाट्सएप चैट, हवाला ऑपरेटर्स के बयान और इनकम टैक्स का डेटा भी है। और कुल मिला के 5 घंटे तक जब यह बहस चली तो उसके बाद इस पर सुरक्षित रख लिया हाईकोर्ट ने और कहा कल शाम तक फैसला आपको देंगे। किसी के जहन में भी यह सवाल आएगा कि मुद्दा मनी ट्रेलिंग का है, क्योंकि यह पूरा केस जो है सीबीआई के हाथ में था। यानी प्राइमरी ये पूरा केस शराब घोटाले का सीबीआई के पास था। सेकेंडरी तौर पर इसमें ईडी शामिल हुई, लेकिन सीबीआई ने पूछताछ की केजरीवाल से, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। 10 घंटे पूछताछ की, गिरफ्तारी नहीं की। गिरफ्तारी की ईडी ने। और ईडी मनी ट्रेल दिखा पाने की स्थिति में, मनी को दिखा पाने की स्थिति में, जिन बातों का जिक्र कर रही है उसको फैक्चुअली रख पाने की स्थिति में अगर होती तो अगला सवाल यह भी होता कि अभी तक जो हुआ उसके बाद तो संजय सिंह को भी कल जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। और मनीष सिसोदिया इतने लंबे वक्त से बंद हैं तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर क्यों नहीं आ रहे थे? क्या सारे आरोपी या आरोपी एक ही है जो अरविंद केजरीवाल है? तो खुले तौर पर इसको कहा जाए तो मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया जाए। तो राजनीतिक तौर पर इस देश में अगर हर कदम उठाया जा रहा है और राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र का मतलब अगर चुनाव है और चुनाव को कराते वक्त इस देश के पूरे गवर्नेंस पर निगाहें चुनाव आयोग की होती है और चुनाव आयोग ने अगर इस दौर में खामोशी बरत ली है, जो मन चाहे जैसे काम कर सकता है, तो फिर अगला सवाल यह होगा, क्या आपने कभी इससे पहले किसी चुनाव में सुना कि चुनाव आयोग की खामोशी उस चुनाव में मुद्दा बन गई? और चुनाव आयोग ही राजनीतिक तौर पर प्रभावित कर रहा है चुनाव को। इससे पहले आपने नहीं सुना होगा जो इस चुनाव में लगातार मुद्दे के तौर पर उठ रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि इसी दौर में सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे रहा है उसको लेकर सरकार इतनी चिंतित कैसे हो गई कि प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ गया कि अदालतों को लेकर कांग्रेस के दौर में तानाशाही कैसे की जाती थी, क्या बरती जाती थी। और 4 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए अंदेशा जता दिया कि दरअसल यह सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और माना यही गया कि वह सुप्रीम कोर्ट को भी चिता तो नहीं रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त देश के कानून मंत्री रिजिजू ने, जो रिटायर्ड हो चुके थे जस्टिस, उनको चिता रहे थे कि आपको तो चुनाव लड़ना नहीं होता है, चुनाव तो हम लड़ते हैं, तो आप हमारे नजरिए पर सवाल मत कीजिए। तो राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं थी और यह पहला मौका है कि चुनाव आयोग की खामोशी ने इस देश में उसे एक पार्टी के तौर पर तो नहीं खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार की उस पूरी बिसात को पलटने की दिशा में कदम तो नहीं बढ़ा दिए हैं, क्योंकि एक के बाद एक फैसले अगर इस दौर में उभर कर आने लगेंगे जो सीधे तौर पर पॉलिटिकल फंडिंग, ईवीएम मशीन और जो ईडी द्वारा गिरफ्तार पॉलिटिशियंस हैं उनको लेकर वो फैसला एक के बाद एक अगर देगी तो स्थितियां इससे एक झटके में पलट जाएगी। और शायद रोटी के पलटने से और सत्ता के पलटने से घबराहट किसे भी हो, लेकिन एक अंतर होता है। रोटी जल ना जाए इसलिए पलटी जाती है और सत्ता इसलिए पलटी जाती है क्योंकि इस देश के भीतर कोई लोकतंत्र को लेकर आंच ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।